हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए इंग्लिश के टॉपिक प्रोनाउन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स में प्रोनाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टोटल 4 टाइप्स समझ लिए थे। अब यहां पर हम इस वीडियो में प्रोनाउन के बचे हुए टाइप्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर अब हम प्रोनाउन का 5th टाइप देखते हैं। तो प्रोनाउन का 5th टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव यानी कि रिलेट करना। ऐसी प्रोनाउन जो कि रिलेट करने के लिए यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यहां पर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू लिंक आर रिलेटिव क्लॉजेस टू अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कि किसी भी सेंटेंस के जो भी क्लॉजेज हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उसको रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जनरली रिलेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं। अब यदि हम बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होती कौन कौन सी हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट, एटसेट्रा। तो ये सब क्या होती हैं, आपकी रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए, चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के 2 क्लॉसेस को जोड़ने का काम कर रही हैं, मतलब कि सीधी सी बात है वो एज ए कंजंक्शन काम कर रही हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करती हैं। अब यहां पर हम इसके आगे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो अब आगे बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। तो देखिए, पहला रूल क्या बताया गया है इस पे कि सेंटेंस में व्यक्तियों के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, मतलब कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम हु का यूज करेंगे। ये चीज आप याद रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल पे देखें आप, तो एग्जाम्पल में देखें तो हु ज्योति इज द गर्ल हु विंस दिस गेम ऑलवेज। मतलब कि यहां पर बताया गया है कि ज्योति वह लड़की है जो इस गेम को हमेशा जीतती है। अब यदि हम बात करें तो पहले में और दूसरे में, यहाँ पे जो बात हो रही है दोनों क्लॉज में, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हु का उपयोग किया है जोड़ने के लिए। अगला एग्जाम्पल देखें, सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु प्ले क्रिकेट। यानी कि यहां पर भी आप देखें तो इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऐड करने की बात हो रही है, तो यहां पर भी हमने हु का उपयोग किया। अगला एग्जाम्पल देखें, आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। यानी कि यहां पर आप देखें तो आई मेट वीना, मैं वीना से मिला जो कि स्कूल से रिटर्न हो रही थी। अब यहां पर सीधी सी बात है, वीना सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हु का उपयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखें आप, द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। मतलब द बॉय जो यहां आया था, मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर भी हमने किसका यूज किया है, हु का। अगला एग्जाम्पल देखें आप, द टीचर हु वॉज ऑब्लिक वर अबाउट टू रिटायर बिगन राइटिंग हर मेमोरीज। अब यहां पर आप फंस गए कि यहां पर द टीचर हु वॉज ऑब्लिक वर अबाउट टू रिटायर बिगन राइटिंग हर मेमोरीज। अब यहां पर वॉस होगा कि वर होगा। अब यहां पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसका रूल ये है आपका कि यदि हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की वर्ब हमें एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करनी चाहिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो बाद की वर्ब होती है हमें क्या करना है, उसे एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करना। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीसीडेंट का मतलब है नाउन जस्ट बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले की नाउन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब यदि एंटीसीडेंट से प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाएगा, और यदि एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करनी चाहिए। एंटीसीडेंट का मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन यूज होती है, हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्ब को करना है। तो चलिए
यहां पर देखते हैं द टीचर हु वॉज ऑब्लिक वर अबाउट टू रिटायर बिगन राइटिंग हर मेमोरीज। अब यहां पर देखें तो ये हो गई आपकी रिलेटिव प्रोनाउन, इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट है द टीचर, टीचर सिंगुलर है। अब टीचर सिंगुलर है तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, तो करेक्ट हो जाएगा द टीचर हु वॉज अबाउट टू रिटायर बिगन राइटिंग हर मेमोरीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर, तो आगे हम देखते हैं इसके, तो आगे आप देखें यहाँ पर तो और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक अ बॉय हु हैज ऑब्लिक हैव डन इट। अब यहां पर भी देखें तो यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी कि प्लूरल, तो आप देखें आपका हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट है बॉय, बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, तो करेक्ट हो जाएगा आई डू नॉट लाइक अ बॉय हु हैज डन इट। आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज हु हैज ऑब्लिक हैव डन इट। अब यहां पर भी आप देखें तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट है बॉयज, बॉयज यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा हु हैव डन इट। अगला एग्जांपल देखें आप, तो अगला एग्जांपल है आई लाइक्स पर्सन्स हु इज ऑब्लिक आर काइंड। अब यहां पर भी देखें तो हु क्या है आपका हु है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके ठीक पहले एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट है पर्सन्स, पर्सन्स है प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब का उपयोग किया जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा हु आर काइंड। अगला एग्जांपल देखें आप, ही इज द वन हु हेल्प ऑब्लिक हेल्प्स अदर। अब यहां पर देखें आप तो यहां पर अगर आप देखें तो हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके ठीक पहले आप देखें तो एंटीसीडेंट दिख रहा है वन, वन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि यदि वर्ब सिंगुलर होती है, तो यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। तो यहां पर वन सिंगुलर है तो हेल्प नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा हेल्प्स। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैंने आपको क्या समझाया। अब आते हैं हम आगे, तो आगे देखते हैं कि अब आगे अगला क्या कॉन्सेप्ट है। तो यदि सेंटेंस में व्यक्तियों को ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, whom का उपयोग करेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में यदि व्यक्तियों में रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में काम करना है तो who, और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना है तो whom। ये चीज आपको पहले भी समझा दी गई है प्रीवियस पार्ट्स में, ठीक है। अब यहां पर आप इसका एग्जाम्पल देखें, दिस इज द बॉय whom आई सॉ इन द मार्केट। मतलब यहां पर देखिए यह वे लड़का है जिसे मैंने मार्केट में देखा था। अब यहां पर सेकेंड क्लॉज में सब्जेक्ट, भाई यदि बात करूं मैं, सब्जेक्ट तो आई है और लड़का जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब लड़का ऑब्जेक्ट है तो यहां पर हम क्या करेंगे, whom का उपयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखें आप, द स्टूडेंट whom आई मेट टुडे वॉज संजय सन। मतलब जिस स्टूडेंट से मैं मिला वो संजय का बेटा था। अब सीधी सी बात है, मैं मिला, मैं सब्जेक्ट, संजय का बेटा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए रिलेट करना है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगी whom। अगला एग्जाम्पल देखें, द स्टूडेंट हु ऑब्लिक whom केम हियर वॉज संजय सन। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, द स्टूडेंट हु ऑब्लिक whom केम हियर वॉज संजय सन, यानी कि जो लड़का यहां आया वो संजय का बेटा है। अब देखिए जो लड़का यहां आया है, अगर बात करें तो सीधी सी बात है, यहां पर बात हो रही है सब्जेक्ट की। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें तो यहां पर सब्जेक्ट आई था, लेकिन यहां पर जो स्टूडेंट जो यहां आया है यहां पर वही सब्जेक्ट है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका हु ना कि whom, क्योंकि यहां पर हम सब्जेक्ट के लिए रिलेट कर रहे हैं। द स्टूडेंट हु केम हियर वॉज संजय सन, यानी कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट यहां पर आया वो संजय का बेटा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखें, आई हैव अ सन whom I love very much। अब यहां पर देखें, I have a son whom I love very much। अब यहां पर सीधी सी बात है कि I सब्जेक्ट हो गया और जिसे मैं प्यार करता हूं मेरे बेटे को, तो यहां पर वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने यूज किया है whom। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चारों के चारों
एग्जाम्पल। तो याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन में यदि हमको सब्जेक्ट के क्लॉज को जोड़ना है तो सब्जेक्ट के लिए हु, और ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा हुम। अब अगले एग्जाम्पल अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है आपका नॉन लिविंग के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम विच का यूज करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जब भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे भाई, विच का यूज करेंगे। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखें एग्जाम्पल 1, दिस इज द कार विच आई बॉट यस्टरडे, यानी कि यह वह कार है जिसे मैंने कल खरीदा। अब सीधी सी बात है कार के लिए रिलेट कर रहे हैं तो हमने क्या यूज किया है, विच। अगला एग्जाम्पल देखें, वॉट डिड यू डू विद द मनी डैश योर मदर लेंट यू, यानी कि तुमने उस पैसे के साथ क्या किया जिसे तुम्हारी मदर ने दिया था। अब यहां पर यदि हम देखें तो पैसा भी नॉन लिविंग है तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि करेक्ट हो जाएगा आपका वॉट डिड यू डू विद द मनी विच योर मदर लेंट यू। अगला एग्जाम्पल देखें, दिस इज द कार विच हैड एन एक्सीडेंट, यानी कि यह वह कार है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब कार भी नॉन लिविंग है तो यहां पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है विच। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव यदि लिविंग है तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस के लिए हु, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम, और यदि नॉन लिविंग है तो हमको क्या करना है, विच का उपयोग करना है। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। We usually use whose as a relative pronoun for possession, यानी कि whose का उपयोग relative pronoun में याद रखिएगा आपकी possession के लिए किया जाता है। whose का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में पोजेशन के लिए किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, ही मैरिंग अ गर्ल whose family don't seem to like him, यानी कि वो उस लड़की के साथ शादी कर रहा है जिसकी फैमिली, यानी कि इस लड़की की फैमिली, अब लड़की की फैमिली है, पोजेशन है, इसलिए यहां पर हमने किसका यूज किया है, whose का यूज किया है। वह उस लड़की के साथ शादी कर रहा है जिसकी फैमिली उसे देखना पसंद नहीं करती है। तो आई होप आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। अब देख लेते हैं यहां पर हम, तो आगे देख लेते हैं हु ऑब्लिक होम के स्थान पर इनफॉर्मल रूप से नॉन लिविंग के साथ दैट का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि यदि हु और होम के स्थान पर इनफॉर्मल रूप से, यानी कि इनफॉर्मल रूप से नॉन लिविंग के साथ हम किसका यूज करते हैं, दैट का उपयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर है आपका एग्जाम्पल देखिए आप, दिस इज द डॉग दैट वॉज हिट बाय अ कार। तो यहां पर सीधी सी बात है भाई। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, आई लाइक द क्लॉक दैट चाइम्स द आवर। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब अगला एग्जाम्पल है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका वॉट का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ करते हैं। ये नाउन है, ठीक है। वॉट का यूज हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में वॉट का यूज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो पता ही है भाई। तो यहां पर चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू से। तो यहां पर यदि हम बात करें तो इसीलिए हमने यहां पर वॉट का यूज किया है। अगला एग्जाम्पल आप देखें तो आई कांट गिव यू वॉट यू नीड। तो आई होप आपको यहां तक का रिलेटिव प्रोनाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहां तक आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, यदि हम बात करें लिविंग, जो इंपॉर्टेंट है लिविंग के लिए, तो लिविंग के लिए सब्जेक्ट के केस में हम किसका यूज करेंगे, हु का, और ऑब्जेक्टिव केस को यदि जोड़ना है तो हम किसका यूज करेंगे, हुम का। और यदि हम बात करते हैं नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में हम यूज ऐड करेंगे, यदि सेंटेंस को ऐड करना है तो विच का, और यदि पोजेशन के लिए तो क्या हो जाएगा आपका हुज। ये बस इंपॉर्टेंट है इस पे। तो आई होप आपको यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 6, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट टू और मोर पीपल आर कैरिंग आउट एन एक्शन, यानी कि दो और दो से ज्यादा लोग किसी एक्शन को कर रहे हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताता है। अब याद रखिएगा, ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो याद रखिएगा कि ईच अदर
और एंड वन अनदर, ये दोनों क्या होती हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती है। अब कहां पर ईच अदर का उपयोग होगा और कहां पर ई वन अनदर का उपयोग होगा, तो यदि आप 100% श्योर हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो दो ही हैं, तो आपको किसका उपयोग करना है, ईच अदर का उपयोग करना है। मतलब आप 100% श्योर हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप किसका उपयोग करें, ईच अदर। और यदि आप श्योर नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वन अनदर का उपयोग करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 100% श्योरिटी के साथ आप हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो ईच अदर, और यदि आप श्योर नहीं है या फिर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो आप क्या करेंगे, वन अनदर का उपयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब यहां पर एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम, ही एंड वी नो डैश। अब यहां पर देखें, ही तो सिंगुलर हो गया, लेकिन वी में तो दो और दो से ज्यादा लोग होंगे भाई, मतलब यहां पर दो लोग नहीं है। अब दो लोग नहीं है, दो लोग हैं तो ईच अदर, और दो लोग नहीं है तो वन अनदर। तो यहां पे होगा ही एंड वी नो वन अनदर। तो यहां पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ही एंड वी नो वन अनदर। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है बोथ आर डैश क्लासमेट्स। अब यहां पर यदि हम बात करें तो बोथ, बोथ यानी कि दो। अब आप 100% श्योर हैं कि दो हैं, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, ईच अदर का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, बोथ आर ईच अदर क्लासमेट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखें, तो अगला एग्जाम्पल, वी आर डैश क्लासमेट। अब यहां पर यदि हम बात करें तो वी यानी कि हम में कितने लोग हैं, हम क्लियर नहीं कह सकते भाई, इसलिए यहां पर हम श्योर नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे वन अनदर। तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका, वी आर वन अनदर क्लासमेट्स। अगला देखें एग्जाम्पल, तो द टू ब्रदर हेट डैश। अब यहां पर देखें तो दो लोग हैं, अब दो लोग हैं तो सीधी सी बात है ईच अदर होगा। तो करेक्ट हो जाएगा आपका, द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर। अगला एग्जाम्पल देखें, द फाइव ब्रदर्स लव डैश। अब यहां पर देखिए पांच ऑब्जेक्ट हैं, पांच ऑब्जेक्ट हैं, तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका वन अनदर। तो करेक्ट होगा आपका, द फाइव ब्रदर लव वन अनदर। अगला एग्जाम्पल देखें आप, तो ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड। अब यहां पर देखें आप, नीज यानी कि घुटने, टोटल कितने होते हैं, दो। अब दो हैं तो यहां पर सीधी सी बात है कि आपका जो करेक्ट होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ईच अदर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखें हम, तो आई थिंक दैट ऑल पीपल शुड लीव लव। अब यहां पर आप देखें तो ऑल कितने लोग हैं हमको नहीं पता, तो सीधी सी बात है यहां पर हो जाएगा आपका वन अनदर। तो आई थिंक दैट ऑल पीपल शुड लव वन अनदर। तो याद रखिएगा 100% श्योरिटी के साथ आप हैं कि दो ऑब्जेक्ट है तो ईच अदर, और यदि श्योर नहीं है या फिर दो से ज्यादा है तो वन अनदर। आई होप आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेवेंथ टाइप पे। तो प्रोनाउन का सेवेंथ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब कि नाम ही से समझ में आ रहा है, इट शोज डिवीजन ऑफ समथिंग, यानी कि जब भी किसी भी चीज का ये डिवीजन करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब कौन कौन सी होती हैं भाई, ईच, एवरी, एवरीवन, ईच वन, ईदर, नीदर, नन, ये सब क्या होती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ईच, एवरी, एवरीवन, ईच वन, ईदर, नीदर, नन, ये सभी क्या होती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती हैं। अब यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। ईदर का उपयोग केवल दो में से कोई एक के लिए होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ईदर का उपयोग केवल दो में से एक के लिए होता है, यानी कि दो में से एक है तो क्या करते हैं हम, ईदर का उपयोग करते हैं। इसके लिए आप जब एग्जाम देते होंगे तो आप ऑप्शन में भी देखते होंगे कि ईदर वन और टू या फिर ईदर ए और बी। तो यानी कि यहाँ पे दो ही ऑप्शन के बारे में बात हो रही है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि यदि दो में से किसी एक के लिए आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आप किसका उपयोग करेंगे, ईदर का। जैसे एग्जाम्पल देखें आप,
ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पेन रेड है। अगला एग्जाम्पल देखें आप, देयर इज अ चॉइस ऑफ ईदर ऑफ रेड और वाइट वाइन, यानी कि चॉइस जो है वो दो वाइन रेड और वाइट में से है, दो में से एक के बारे में, मतलब क्या हो जाएगा आपका ईदर। तो याद रखिएगा ईदर का यूज करेंगे हम, आपका ईदर का यूज करते हैं हम यहां पर दो में से एक के लिए। अब दो में से एक के लिए ईदर का करेंगे, और यदि दो से ज्यादा होते हैं तो हम एनी या फिर वन का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, यदि दो में से एक है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ईदर का करेंगे, और यदि उससे ज्यादा है तो एनी और या फिर वन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। अब यहां पर देखें आप, तो थ्री फ्रेंड्स यानी कि तीन ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए यहां पर हमने यूज किया है वन। ऐसी अगला एग्जांपल देखें, आई डिडंट गेट एनी नाइस प्रेजेंट्स फॉर क्रिसमस दिस ईयर्स। अब यहां पर भी देखें तो अब यहां पर सीधी सी बात है कि दो कंफर्म में ऐसा नहीं पता चल रहा है, इसलिए यहां पर हमने क्या किया है, एनी का यूज किया है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। अब आ जाते हैं आगे। तो जैसे दो में से कोई एक है तो उसके लिए ईदर, और यदि दोनों में से कोई भी नहीं है तो वहां पर हम क्या करते हैं, नीदर का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, नीदर का उपयोग दो में से कोई नहीं हेतु होता है। तो दो यदि ऑब्जेक्ट है और उन दोनों के दोनों नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, नीदर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, यानी कि इन दोनों लड़कियों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। दोनों की दोनों नहीं के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, नीदर का। अगला एग्जाम्पल देखें, दो से ज्यादा में से कोई नहीं हेतु नन का उपयोग करते हैं। मतलब दो में कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, नीदर, और दो से ज्यादा में नहीं है, कोई नहीं है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, नन का उपयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि दो में कोई नहीं तो नीदर, और दो से ज्यादा में कोई नहीं तो नन। अब यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहां पर देखिए चार सन्स में से कोई नहीं, इसलिए यहां पर हमने किसका यूज किया है, नन का। तो आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया। अब यहां पर आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं कहां नीदर भरेगा और कहां नन भरेगा। तो एग्जाम्पल देखें आप, आई आस्क्ड टू पीपल द वे टू द स्टेशन बट डैश ऑफ देम कुड हेल्प मी। अब यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर उसने दो लोगों से स्टेशन के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने हेल्प नहीं किया। अब दो में कोई नहीं मतलब कि नीदर, तो यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा नीदर। तो आई होप आपको यहां पर करेक्ट क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल देखें आप, देयर आर अ फ्यू शॉप्स। अब कितनी शॉप्स है हमको नहीं पता, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट बट डैश ऑफ देम सेल्स न्यूज़पेपर, यानी कि बहुत सारी शॉप हैं स्ट्रीट में लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर नहीं बेचता है। अब यहाँ पर कितनी शॉप्स हैं हमको नहीं पता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर दो से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नन का। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ तक क्या बताया कि यदि दो में से कोई एक तो ईदर, दो से ज़्यादा में से कोई एक तो एनी या फिर वन, और यदि दो में कोई नहीं तो नीदर, और दो से ज़्यादा में कोई नहीं तो नन। तो आई होप आपको यहाँ तक का एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, ईदर, नीदर ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर पोजीशन। तो याद रखिएगा कि ईच, ईदर, नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाता है और सिंगुलर पोजीशन का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ईच, ईदर और नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन का यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ईच ऑफ देम इज श्योर टू गेट हिज चांस। अब यहां पर देखें ईच है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया गया है एस, और सिंगुलर पोजीशन का उपयोग किया गया है हिज। अगला एग्जाम्पल देखें आप, तो ईदर ऑफ देम इज फ्री टू ब्रिंग हिज बुक। अब देखिए यहां पर आप ईदर है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया गया है और सिंगुलर पोजीशन का उपयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखें तो नीदर ऑफ द वर्कर्स हैज ब्रॉट हिज टूल्स। अब यहां पर भी देखें तो नीदर है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया गया है और सिंगुलर पोजीशन का उपयोग किया गया है। अगला देखें आप,
ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। अब यहां पर भी देखें ईच है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया गया है। और अगला एग्जांपल देखें आप तो ईच न्यू डे इज डिफरेंट, तो यहां पर ईच है तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ईच, ईदर और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पोजीशन का यूज होता है। अब आ जाते हैं आगे, तो प्रोनाउन का लास्ट टाइप है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टाइप नंबर 8। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिप्रेजेंटिंग सेम सेल्फ। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम सेल्फ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पर क्या क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। अब यहां पर आपको दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि इसके कई बार एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। एक आर सेल्फ्स, तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि हमेशा आर सेल्फ्स होगा। कई बार क्या करते हैं वो कि आपको ऐसा लिखा दे देते हैं आर सेल्फ, तो यहां पर याद रखिएगा कि आर सेल्फ नहीं होगा, हमेशा क्या होगा आपका आर सेल्फ्स होगा। ऐसे ही देम सेल्फ्स होता है, ना कि देम सेल्फ होता है। कई बार क्वेश्चन में आपको देम सेल्फ लिखा हुआ होता है तो वो चीज गलत होगी। याद रखिएगा आप, हमेशा क्या होगा यहां पर देम सेल्फ्स होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहां पर इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंडिपेंडेंटली केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। द रिलेटिव नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड विद देम, यानी कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, उसके साथ जो भी रिलेटिव नाउन या फिर प्रोनाउन है जिसके बारे में हम सेम सेल्फ का बता रहे हैं, हमको उसका भी साथ में यूज करना ही होगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केवल इंडिपेंडेंटली अकेले यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पर आप देखें तो एग्जाम्पल पे देखें आप, आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो यहां पर देखें आप आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका माई सेल्फ। तो यहां पर हमने इसका इंडिपेंडेंटली माई सेल्फ का यूज नहीं किया है, हमने इसके साथ जो भी इसकी रिलेटिव प्रोनाउन है उसका भी यूज किया है। आई कैन डू इट माई सेल्फ, ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा कि माई सेल्फ कैन डू इट, क्योंकि यहां पर आपको उसके जो भी रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन है उसका उपयोग करना ही होगा। अगला एग्जाम्पल देखें, ही हिमसेल्फ केम टू द ऑफिस। अब यहां पर भी देखें तो ये जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसके साथ हमने इसकी रिलेटिव प्रोनाउन का भी उपयोग किया है। अगला एग्जाम्पल देखें, यू कैन सी इट योर सेल्फ, तो यहां पर भी देख ले योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसके साथ हमने इसकी रिलेटिव प्रोनाउन का भी उपयोग किया है। तो आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका अगला रूल देखते हैं, तो देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब्स अवेल, एब्सेंट, रिवेंज, एंजॉय टेक सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि क्या होता है आपका कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? अवेल, एब्सेंट, रिवेंज और एंजॉय, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब अवेल, एब्सेंट, रिवेंज और एंजॉय, इनके साथ हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, यू मस्ट हैव एंजॉयड योर सेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन। अब यहां पर देखें आप तो आपने एंजॉय जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया तो इसके साथ आपने क्या किया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का भी उपयोग किया है, क्योंकि यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। ऐसे ही अगला देखें आप, अगला एग्जाम्पल है, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर भी देखें आप, अवेल्ड आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का उपयोग किया है और इसकी रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गई? आई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट टॉप पे और आप याद रखिएगा कि कभी भी हम प्रोनाउन का पोजेसिव केस नहीं बनाते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर, जैसे इट है तो उसका पोजेसिव केस हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगा के इट्स कर दिया। यहाँ पे इसका मतलब होगा इट इज होगा, ना कि ये इट्स। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये हो गए आपके प्रोनाउन के सभी कॉन्सेप्ट और सभी टाइप अच्छे से कंप्लीट।
यदि आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपसे प्रोनाउन का क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे ये आपका टॉपिक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।